हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ यूनिट नंबर 2 के वो प्रॉब्लम्स जिनमें मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे उनमें डाउट्स बताए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूनिट 2 के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वी आर गोइंग थ्रू द यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आई होप आज आपको इस तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको बोर्ड पे नहीं बल्कि पेपर से करवा रही हूँ ताकि जो है हमारा टाइम कम लगे और हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस कर पाएँ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो को खुद पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज दिल्ली 2008 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सी द क्वेश्चन इज कि प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स। कि आपके पास 3 आइडेंटिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन है और प्लॉट आपको दिया हुआ है द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स इन अ सीरीज वर्सेस करंट इज शोन इन द फिगर। आपको ये प्लॉट दिया हुआ है और क्वेश्चन है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। बच्चों ने मुझे बताया था कि मैम ग्राफ वाले क्वेश्चंस में जो है हमें काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी साथ में करवा रही हूँ और कुछ एक प्रॉब्लम साथ में हम और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो है फर्स्टली वी आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक ग्राफ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, फिगर में अ ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन, पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो 6 वोल्ट पे मार्क किया हुआ है और यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर करंट की वैल्यू दी है दैट इज 1 एम्पियर एंड दिस इज 0। सी क्वेश्चन में ग्राफ आपको दिया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ईएमएफ ऑफ ईच सेल बतानी है हमने। ठीक है, ईएमएफ, तो हमारा काम है ईएमएफ को फाइंड आउट करना, ईएमएफ फाइंड आउट करना, दैट इज अवर वर्क। अब हमने एक इक्वेशन की हुई है, वी नो दैट कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए हम इक्वेशन लिखते थे V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस आई इंटू आर। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस आई आर। अब देखो अगर हम करंट की वैल्यू को 0 कर दें व्हेन I इज इक्वल टू 0, देन अगर हम करंट की वैल्यू को 0 कर देंगे तो इस इक्वेशन में देखो अगर आप करंट की वैल्यू को 0 पुट करो तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, V इज इक्वल टू E माइनस 0 इंटू आर, यानी V और E बराबर हो जाएंगे। तो V विल बी इक्वल टू E अगर करंट की वैल्यू क्या है 0। अब हम इस ग्राफ में देखें, ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू करंट I इक्वल्स टू 0। I इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है और I इज इक्वल टू 0 के इस पॉइंट के ऊपर आपके पास V की वैल्यू, V क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू क्या है 6 वोल्ट। ठीक है, तो यानी करंट की वैल्यू को जब हमने 0 किया तब उस केस में आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी V उसकी वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट और यही किसके बराबर होगा ईएमएफ के। तो देयरफॉर आपके पास ईएमएफ जो है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, उसका आंसर क्या आ गया है 6 वोल्ट। तो ईएमएफ आपके पास निकल आई 6 वोल्ट। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट डाउट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सी दिस क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला हुआ है, the variation of the potential difference V with the length L in case of 2 potentiometers। कि कोई 2 पोटेंशियोमीटर्स आपको दिए हैं कैपिटल A एंड कैपिटल B, उनके लिए ग्राफ दिया हुआ है V वर्सेस L, यानी पोटेंशियल V पोटेंशियल होता है और L आपके पास लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर है। उसका ग्राफ आपको दिया है 2 पोटेंशियोमीटर्स के लिए, एक पोटेंशियोमीटर कैपिटल A, दूसरा पोटेंशियोमीटर है कैपिटल B। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टू विल यू प्रेफर फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। कि 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए आप A पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे या B पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि पोटेंशियोमीटर में एक टर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इट्स सिंबल इज कैपिटल के, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स कैपिटल के। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैपिटल के, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल कह लो, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, यानी कैपिटल के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब VAB। VAB इसलिए क्योंकि जो टोटल पोटेंशियोमीटर होता है तो पोटेंशियोमीटर की वायर की कंप्लीट लेंथ को हम क्या लिखते हैं AB। यानी अगर मैं पोटेंशियोमीटर का फिगर आपको रिमाइंड करवाऊं
तो पोटेंशियोमीटर का फिगर आपके पास ऐसे था कि आपके पास एक पॉइंट ए होता है, ठीक है, इस तरफ पॉइंट बी होता है, इसके साथ आप यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करते थे, ठीक है, एक आप रियोस्टैट लगा देते थे। जनरल सा डायग्राम अगर हम बनाएं, ठीक है, तो की भी आती थी वगैरह इस तरीके से। और अगर हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करें तो टू सेल्स को हम इस तरीके से लगाते थे, एक सेल ए है और दूसरा सेल ये, ठीक है, एक का ईएमएफ E1 दूसरे का ईएमएफ E2, इनको हम कनेक्ट करते थे विद अ टू वे की, और यहाँ पे लगाते थे हम गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी विच कैन स्लाइड ओवर द वायर। ये जनरल सा मैंने बनाया, बहुत सारे कंपोनेंट्स और भी हम लगाते थे, लेकिन जनरल सा डायग्राम आपके पास ये था। अब VAB का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द AB वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और इस AB वायर की जो लेंथ होती थी, कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस AB पीस, दैट वॉज योर 4 मीटर, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस द AB वायर डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज L। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि कोई भी पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब होता है? जब उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है लो, यानी इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज लो then it means potentiometer is sensitive। तब इसका मतलब होता है कि पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव है। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को मैं प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। आपको ग्राफ गिवन है पोटेंशियल V वर्सेस लेंथ के लिए, ठीक है, एक ग्राफ A के लिए और ये है B के लिए। अब देखो डायरेक्टली अगर हम इसको देखें, V डिवाइडेड बाय L, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यानी कि K, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट K दैट इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। अब V अपॉन L को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, दैट डजंट, मतलब सेम ही है, मतलब उसका डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा L का मतलब चेंज इन द लेंथ, ठीक है। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया कंपोनेंट्स को। अब अगर देखें तो डेल्टा V यानी V वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और L जो है वो आपके पास किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो जब भी हम वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करते हैं, या फिर मैं ऐसे लिखूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब भी मैथ्स के अंदर आपके पास इस तरीके का फॉर्म होता है तो इसको आप क्या बोलते हो? स्लोप ऑफ द ग्राफ ही कहते हैं। यानी ये चीज़ और कुछ नहीं है, जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट K है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। और स्लोप ऑफ ग्राफ को हम टैन थीटा भी कहते हैं, ठीक है, टैन थीटा भी कहते हैं। अब क्लियरली देखें, जो आपके पास ए वाला प्लॉट है, इस ए प्लॉट के लिए जो थीटा एंगल है थीटा ए, इट इज मोर, और बी वाले प्लॉट के लिए जो एंगल है थीटा बी, वो क्या है आपके पास? लेस। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि थीटा ए थीटा बी से बड़ा है। अगर थीटा ए थीटा बी से बड़ा है तो टैन थीटा ए विल बी ग्रेटर देन टैन थीटा बी, और वी कैन से स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ बी। और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वही आपके पास किसके बराबर है? के यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यानी यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ बी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी कम है, क्योंकि जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका लो होगा उतनी ही पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। और हम हमेशा उसी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना प्रेफर करेंगे जिसके लिए जो है आपके पास सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और वी कैन से जिसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? कम। तो यानी अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ए का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, दैट क्लियरली मीन्स दैट सेंसिटिविटी of A is less than the sensitivity of B। तो हम किसको यूज करेंगे? तो therefore we will use potentiometer B to compare EMF of two cells। कि दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर बी को ही प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए। तो ये दोनों ग्राफ वाले क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपने मुझे बताया था कि हमें क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रॉब्लम है सी। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, 3 cells of EMF कैपिटल E, 2E and 5E हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंसेस स्मॉल r, 2r and 3r, वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। क्वेश्चन है कि आपको फिगर में ये दिया हुआ है सब कुछ, आपको एक्सप्रेशन निकालना है करंट का और प्लॉट करना है ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ करंट विद कैपिटल R, कि करंट का और कैपिटल R के लिए वेरिएशन जो होगा वो कैसा होगा, ग्राफिकल वेरिएशन। तो सबसे पहले हम डायग्राम को ही कॉपी करें क्वेश्चन नंबर 10 की ऑन आवर आंसर शीट। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेल्स दिए हुए हैं, 3 cells आर गिवन टू यू। पहला सेल EMF E है, ठीक है। दूसरा सेल रिवर्स में लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हैविंग द EMF 2E, और ये तीसरा सेल है EMF है जिसका 5E, ठीक है। इन तीनों सेल्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है विद अ की K, ठीक है, और साथ में लगाया हुआ है हमने एक रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक। दिस इज आवर डायग्राम। क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल दैट इज स्मॉल r, सेकेंड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2r है, थर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज 3r। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। अब करंट निकालना है। सबसे पहली बात जो होता है करंट का एक्सप्रेशन, अगर मैं बात करूं तो करंट आपके पास किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज, या फिर ऐसे कहें टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट का तो यही फॉर्मूला है, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यानी सबसे पहला काम हमें सर्किट की टोटल EMF निकालनी पड़ेगी। अब इस सर्किट की अगर हम टोटल EMF निकालें, यानी टोटल EMF निकालें, तो सी E और ये 2E रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड है, तो वी विल राइट इट एज, एक तो सेल का EMF E और दूसरे सेल का EMF -2E। माइनस इसलिए क्योंकि ये वाला जो सेल है वो रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड है। इन द सिमिलर मैनर ये 5E वाला सेल भी रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड है, तो अगेन वी विल राइट इट एज 5E सेल। 5E सेल रॉन्ग बनाया मैंने, 5E सेल ये इस तरीके से कनेक्टेड है, सच दैट इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है। तो 5E सेल को आप +5E लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया -E + 5E, तो इट बिकम्स 4E। ये डायग्राम बुक में गलत लिखा हुआ है क्योंकि इस तरीके से EMF नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव EMF जो है वो गलत कर देगा क्वेश्चन को, तो इसको करेक्ट कर लो। ये वाला जो है टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो सोल्यूशन जो है इसका सही नहीं आएगा। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, टोटल जो है EMF दैट बिकम्स 4E, और नेट रेजिस्टेंस निकालें। अगर हम नेट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल r, दूसरे वाले का 2r और अगले का 3r, तो टोटल रेजिस्टेंस। साथ में देखो एक और रेजिस्टर जो है कैपिटल R, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये सारे के सारे रेजिस्टर आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में इसलिए सारे रेजिस्टर्स है क्योंकि एक ही करंट जो है वो इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। अगर मैं यहाँ पे करंट को I ले रही हूँ, ठीक है, ये I करंट जो है किसी भी डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है, ये I करंट इस डायरेक्शन में फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव लेट्स से, ठीक है। ये I करंट जो फ्लो करेगा इन दिस वे, ये जो I करंट फ्लो करेगा ये सभी रेजिस्टर्स में से, यानी इस पूरे सर्किट में एक ही करंट ने फ्लो करना है, दैट इज कैपिटल I। तो यानी स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल, 2r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेल, 3r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड सेल, साथ में कैपिटल R भी जो है वो किस में है, सीरीज में। तो इनको ऐड करें तो इट बिकम 6 × स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब करंट का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, दैट इज टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF की वैल्यू कितनी है 4E, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है 6 × स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो पहला काम हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन का पहला टारगेट था फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर करंट या वैल्यू फॉर द करंट, ठीक है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट पहले हमने निकाल लिया, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। आगे पूछा है प्लॉट अ ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ करंट विद कैपिटल R। कैपिटल R के साथ आपने प्लॉट करना है करंट का ग्राफ। अब देखें कैपिटल R इज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कैपिटल R है, इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर कैपिटल R की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपकी करंट की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, ठीक है। दूसरी बात, इस तरह का जो प्लॉट होगा वो आपके पास एक्सपोनेंशियल प्लॉट होगा। वैसे भी ये वाले जो प्लॉट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड प्लॉट्स हैं, मैंने आपको करवाए थे लेक्चर में भी 3 प्लॉट्स, ठीक है। तो आपके पास जो करंट का प्लॉट अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस है वो इस तरीके का है, दिस एक्सपोनेंशियल टाइप, ठीक है। ये प्लॉट है आपके पास। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। मैक्सिमम वैल्यू करंट की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम करंट सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके पास डिनोमिनेटर फैक्टर क्या हो, मिनिमम। अब डिनोमिनेटर में मिनिमम आप किसको कर सकते हैं, कैपिटल R को, क्योंकि इस प्लॉट में अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ तो इस पॉइंट पे कैपिटल R की वैल्यू क्या है 0,
तो अगर आपके पास कैपिटल आर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब करंट का आंसर क्या बनेगा, 4E डिवाइडेड बाई 6 इंटू स्मॉल आर प्लस 0, दैट इज 4E डिवाइडेड बाई 6 इंटू स्मॉल आर। इन दोनों को कट करें, इसका मतलब करंट का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्मॉल आर। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके पास जो करंट का वैल्यू होगा दैट इज दिस, दैट इज 2 इंटू E अपॉन 3 इंटू आर। तो 2E डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्मॉल आर, हमने यहाँ वैल्यू डाल देनी। और ये प्लॉट जो है वो स्टैंडर्ड प्लॉट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 पे, ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अ सेल ऑफ द ईएमएफ कैपिटल ई एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टर कैपिटल आर। कि आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टर कैपिटल आर है जिसके साथ सेल कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी विद द रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बीच का प्लॉट जो है हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपके पास कोई एक सेल गिवन है, क्वेश्चन में ये बोला है यू आर गिवन अ सेल विच इज हैविंग द ईएमएफ, ईएमएफ बोला है कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल आर, ठीक है। प्लॉट करना है हमें ग्राफ बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड कैपिटल आर, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहली बात देखो, अब करंट का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है, करंट आई किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितनी है कैपिटल ई, टोटल ईएमएफ आपकी कैपिटल ई है, और टोटल रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंसेज है ना इस सर्किट में, एक तो है स्मॉल आर और एक है कैपिटल आर, दोनों ही सीरीज के अंदर है, तो लिखेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कैपिटल आई आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि V, अब हमें ग्राफ प्लॉट किसके बीच में करना है, ग्राफ हमें प्लॉट करना है कैपिटल V के बीच में एंड कैपिटल R के बीच में। तो ग्राफ में तो हमें कैपिटल V और R के बीच में ग्राफ चाहिए। तो एज वी ऑल नो दैट ओम्स लॉ अगर हम लगाएं तो V को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल I इंटू आर, तो V इज इक्वल टू आई आर, आपके पास यही फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें V इज इक्वल टू आई आर, तो हम कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई की जगह पे कैपिटल E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड विद कैपिटल आर। अब कैपिटल आर को आप नीचे लेके आओ तो लिखोगे V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, आर और आर कैंसिल, तो यानी ये बन गया V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। इक्वेशन तो आपने बना ली। अब इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि V वर्सेस कैपिटल आर का जो ग्राफ होता है उसका शेप आपने ये ड्रॉ करना है। सिंस अगर हम वैसे इक्वेशन से भी देखें, अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास V की वैल्यू भी जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे V और R के बीच में तो आपके ग्राफ की शेप आनी है ये दिस, ठीक है। कुछ देर तक इंक्रीज, देन उसके बाद ये स्टेडी वैल्यू पे चला जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास प्लॉट बन गया V वर्सेस कैपिटल आर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आज हमने डिस्कस करनी है, सी दिस क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने डिस्कस करना है अब। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला है, एन एमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 0.80 ओम, एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.80 ओम, कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर, कि वो मेजर कर सकता है 1 एम्पियर तक का करंट। वट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.80 ओम, जो कि करंट मेजर कर सकता है 1 एम्पियर तक का, ठीक है। करंट मेजर करने की कैपेसिटी 1 एम्पियर है। कितनी वैल्यू का शंट डालें, अब शंट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का कोई रेजिस्टेंस ही है जिसको सर्किट में आप अटैच कर सकते हैं, चाहे सीरीज में लगाएं चाहे पैरेलल में लगाएं, आपकी मर्जी है, आपको खुद देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि सीरीज में लगाने का फायदा है कि पैरेलल में। अब देखो पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि कितना शंट रेजिस्टेंस लगाएं ताकि एमीटर अनेबल हो जाए कि करंट 5 एम्पियर मेजर करने के लिए। देखो एमीटर का रेजिस्टेंस है 0.8 ओम और वो करंट मेजर कर सकता है 1 एम्पियर, यानी इस रेजिस्टेंस ने उसको इतना ही करंट मेजर करने की कैपेसिटी दी है कि 1 एम्पियर तक ही करंट मेजर कर सकता है। अभी
अब हम चाहते हैं कि वो 5 एम्पियर मेजर करे। अब 5 एम्पियर कोई भी सर्किट में एमीटर लगा है जिसका काम है करंट को मेजर करना, वो ज़्यादा करंट सिर्फ तभी मेजर कर सकता है जब उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सर्किट के अंदर एक साथ में रेजिस्टेंस जो लगाओ वो पैरेलल में हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 के रिलेटेड पहले एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस भी 2 ओम का। अब मैं आपको बोल रही हूँ जब अकेला 2 ओम का रेजिस्टेंस था तो वो करंट मेजर कर सकता है 1 एम्पियर, लेट्स से, ठीक है। अब मैं साथ में 2 ओम के रेजिस्टेंस को कैसे लगाऊं, सीरीज में लगाऊं कि पैरेलल में लगाऊं कि ज्यादा करंट मेजर हो पाए। अब आप खुद देखो, अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 ओम। अगर टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई टोटल। पहले अकेला 2 ओम था जिसके साथ 2 ओम को मैंने सीरीज में अटैच किया, यानी इस 2 ओम के साथ मैंने एक और 2 ओम को जब मैंने सीरीज में अटैच किया तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 4 ओम हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर अकेला 2 ओम का रेजिस्टेंस 1 एम्पियर का करंट मेजर कर पा रहा है तो जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये 0.5 एम्पियर के आसपास का करंट मेजर कर पाएंगे, 1 एम्पियर से ज़्यादा नहीं मेजर कर पाएंगे। अब मैं चाहती हूँ 1 एम्पियर से ज़्यादा मेजर कर पाए, उसके लिए ज़रूरी है सर्किट के रेजिस्टेंस को घटाना। यानी अगर मैं इस एक 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ दूसरा जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ, मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/RP विल बी 1/2 + 1/2 यानी 2/2 विच इज़ 1। तो यानी RP की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम। यानी अकेले 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ 1 एम्पियर करंट मेजर हो सकता था। जब इस 2 ओम के साथ मैंने एक और 2 ओम पैरेलल में लगाया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का डिक्रीज होके 1 ओम हो गया। यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज मीन्स करंट की वैल्यू क्या करगी, इंक्रीज। तो यानी यहाँ से हमें क्लियरली एक चीज़ पता लग गई कि हम करंट को तभी हाई कर सकते हैं किसी भी सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस को क्या रखें, लो रखें। और रेजिस्टेंस को आप लो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब एक रेजिस्टर के साथ आप दूसरे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें पैरेलल में। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को लो करता है और 10 करंट को क्या करता है, हाई करता है। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया कि हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक एमीटर जो है वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 0.80 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, तो मैंने पैर में ए डाल दिया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0.80 ओम, ठीक है, ये दिया है। एंड इट कैन मेजर द करंट, और ये करंट कितना मेजर कर सकता है, आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 एम्पियर। अब वो कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस टू अनेबल एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर, कि 5 एम्पियर करंट मेजर कर पाए। और दूसरे पार्ट में व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट। यानी पहली बात हमें ये तो पता लग गई कि एमीटर का रेजिस्टेंस है और वो करंट मेजर कर पा रहा है, यानी एमीटर जो है वो आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज योर एमीटर, यानी आर के पैर में ए और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0.80 ओम। इसके साथ मुझे पैरेलल में एक शंट डालना है, तो शंट को मैं ऐसे सपोज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि ओवरऑल जो सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाए। यहाँ पे कहीं पे आपके पास कोई बैटरी वगैरह भी लगी हुई है, ठीक है, तो हम वो नहीं बना रहे, हम सिंपल एक सर्किट को एक बार डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आपके पास एमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है और शंट रेजिस्टेंस को हमें किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है। क्योंकि अगर शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं होगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस नहीं डिक्रीज करेगा, और हम चाहते हैं कि करंट कितना मेजर कर पाए, हम 5 एम्पियर का करंट जो है वो मेजर कर पाए। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस एमीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, क्योंकि एमीटर लगाया है हमने। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे वोल्टेज अक्रॉस एमीटर। अब वोल्टेज क्या होता है, V दैट इज इक्वल टू I इंटू आर। हमें ये पता है कि करंट एमीटर के पास कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 0.80 ओम्स का। तो यानी करंट हमने 1 एम्पियर डाला और रेजिस्टेंस 0.80 ओम डाला, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.8 वोल्ट। यानी वोल्टेज जो मेजर कर रहा है, वोल्टेज जो है वो दैट इज 0.8 वोल्ट। अब हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लेट कर चुके हैं, दैट इज S, और ये S और ये एमीटर का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालें सर्किट का,
यानी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर हम सर्किट का रेजिस्टेंस निकालें दैट इज 1/RP 1/0.8 प्लस 1/S, तो 1/RP विल बी 0.8 इंटू S 0.8 प्लस S, तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 विद S, ये S मल्टीप्लाई में है, और 0.8 प्लस S, S मान लो चाहे X मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि करंट एमीटर में कितना हो जाए 5 एम्पियर। अब अगर ये रेजिस्टेंस होगा, यानी जब हमने इस एमीटर के साथ शंट पैरेलल में लगाया, तो इस केस में जब ये रेजिस्टेंस होगा आपके सर्किट का, तो आपके पास करंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो अगेन आप फॉर्मूला लगाएं V इज इक्वल टू आई इंटू, अब नया रेजिस्टेंस क्या है RP, करंट आपके पास 5 है और नया रेजिस्टेंस क्या है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस S। लेकिन वोल्टेज तो सेम ही रहना है, क्योंकि ये अब हम वोल्टेज निकाल रहे हैं अक्रॉस, ये जो हमने वोल्टेज निकाला है V का वैल्यू दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द शंट। अब शंट और जो एमीटर का रेजिस्टेंस है दोनों आपस में पैरेलल में है, तो यानी वोल्टेज तो सेम चलेगा। जब भी कोई दो चीज़ें पैरेलल में होती हैं तो जो वोल्टेज होती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सोर्स है, वोल्टेज होती है वो क्या होती है सेम। तो यानी V की वैल्यू आप ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुके हो, तो फ्रॉम 1 V की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो V की वैल्यू मैंने लिखी 0.8 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय S इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय S प्लस 0.8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 0.8 और ये 0.8 आपस में कैंसिल हो सकता है, ये S इंटू 0.8 को इधर प्लस 0.8 को इधर लेके जाओ, तो S प्लस 0.8 इज इक्वल टू 5 को S से मल्टीप्लाई करो 5S, ठीक है। तो 0.8 इज इक्वल टू 5S माइनस S, यानी ये बन गया 4S। आपको तो S की वैल्यू चाहिए, तो S की वैल्यू क्या बन गई 0.8/4, यानी कि S की वैल्यू क्या बन गई 0.2 ओम। यानी शंट जो है आपने कितनी वैल्यू का डालना है 0.2 ओम का शंट रेजिस्टेंस, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब आप इतने एक बार वीडियो को पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अब पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि शंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं विच इज 0.2 एम्पियर। अब साथ में हमें पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी जब हमने एमीटर को और शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस अब एमीटर की क्या आएगी। यानी सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है न्यू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्योंकि अब हम इस एमीटर के साथ यानी 1/RP इस एमीटर के साथ अब हम शंट को पैरेलल में कनेक्ट कर चुके हैं। एमीटर का जो रेजिस्टेंस था पहले वो था 0.8 और शंट का जो रेजिस्टेंस हमने निकाला वो कितना 0.2। एलसीएम ले 0.8 आया, दैट इज यहाँ पे बन गया 1 प्लस 0.4 नहीं सॉरी 4, ठीक है। तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय 0.8 और यहाँ 1/RP, तो RP की वैल्यू क्या बन गई 0.8/5 यानी 8/50, ठीक है। बस आपने 8/50 करके आंसर निकाल दिया ओम्स में। दिस इज़ द ओवरऑल रेजिस्टेंस। इसको डेसिमल्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉब्लम्स जो है थी हमारे यूनिट 2 के कुछ एक जो प्रॉब्लम्स आपको आए थे वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट काम है अब हम यूनिट 3 का ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो है कई सारे न्यूमेरिकल्स और भी हैं जो हम बीच बीच में इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। आज जो था मैं आपको बोर्ड पे इसलिए नहीं करवा पाई क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको करवाया। और वैसे भी अगर हम बोर्ड पे करते तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस भी नहीं हो पाती हैं। तो आई होप दैट आपको जो है वो आराम से क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं आपको व्यू करवा देती हूँ जो जो चीज़ें हमने सॉल्व की हैं आज, ठीक है, एक बार उनको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे यूनिट 2 का फर्स्ट पेज था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को आराम से राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 एंड 5 दीज आर द 2 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10th में प्रॉब्लम आया था बच्चों को और क्वेश्चन नंबर 11th में भी प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th एक बार हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14th जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये रहा, इसको भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 14।
और क्वेश्चन नंबर 14 का बैक पेज अगर निकालें तो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और अगर मैं इनके क्वेश्चंस आपको एक बार फिर से दिखा दूँ तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। 2 प्रॉब्लम्स ये किए हैं हमने। देन क्वेश्चन नंबर 10th किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 11th किया है, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमने 14th जो है वो आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये सारे क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो है आप प्रॉब्लम्स खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी का काम जो है हम अपने यूनिट 3 का कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।